तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। जैसा कि मैंने पॉलिटी के लिए अभी तक 5 वीडियो बना लिया है अपने प्लेलिस्ट में, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जाइए उन सारे पांचों वीडियो को वन बाय वन देखिए, ताकि चीजों को आप कनेक्ट कर सके और भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आप और अच्छी समझदारी बना सके। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानें। जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाता हूं, और इन सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं वापस से मॉडर्न हिस्ट्री के टर्म्स में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत का संवैधानिक विकास और भारत का आधुनिक इतिहास, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको समझदारी बढ़ाने के लिए जरूरत है, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर 1892 में आया था। ठीक है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई होगी। घटना ये हुई थी कि 1885 में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय, किसके? लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी 1885 में, और कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी उभर के बनी थी। तो जो प्रीवियसली एक्ट डेवलप हुआ, यानी कि 1892 से पहले मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ाए, 1861 और 1853। तो 1861 में मैंने आपको ये चीज समझाया था कि इंडियंस का लीगल रिफॉर्म में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया था। उसके लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एड करना वायसराय की ओर से शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, एक्सटेंडेड काउंसिल में। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहा, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस नाखुश थी। उसने बोला कि आपने जो हमें दिया है वो कहीं ना कहीं अभी इंडियंस के लिए उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतोषजनक नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये बात भी रखा कांग्रेस ने कि हमें एक इलेक्शन चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात ये रखी कि आप जो एक्सपेंस या फिर खर्च कर रहे हैं मिलिट्री के ऊपर, उसको कम कीजिए। ये 3 डिमांड था कांग्रेस की ओर से। तो ये तो 3 पार्ट रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, और मैंने आपको इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में ये चीज समझाया था कि इंडियंस का लीगल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं 1861 के एक्ट से स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए पहला एक्ट जो आया इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा एक्ट हमारा कौन सा आया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और तीसरा एक्ट हमारा आएगा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909। अब इन तीनों एक्ट में बड़े ध्यान से इस चीज को समझ पाइएगा, जैसा कि यह दूसरा वीडियो है, कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इन तीनों में डोमिनेंट रहा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1861 में मैंने आपको इसी बताया था कि वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स या फिर इंडियंस को वायसराय के थ्रू नॉमिनेट किया जा रहा था। ठीक है, तो इस 1892 के एक्ट में ये बात कहा गया, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कौन? ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, जो बेसिकली इंडियंस थे। क्या थे? इंडियंस थे। उनके टोटल नंबर में इजाफा किया जाए। ठीक है, उनके टोटल नंबर में इजाफा किया जाए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, सेंट्रल और लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल काउंसिल में। इन दो चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने बड़े आराम से इस चीज को मान लिया। उन्होंने माना कि ठीक है, चलिए भाई, हम आपके नंबर्स को बढ़ा देते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को हम अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा देते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये काम जरूर रखा कि ऑफिशियल्स की मेजोरिटी वहां पे भी रखी, कि ऐसा ना हो कि लेजिस्लेटिव में डोमिनेशन किसका हो जाए? इंडियंस का हो जाए। तो ये चीज की समझदारी अंग्रेजों ने बनाए रखी। एक ओर से कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात भी मान ली, और दूसरी ओर अपनी मेजोरिटी को भी मेंटेन किया, ताकि उनकी जो मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं बची रहे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है बजट की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बजट का एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा। इंडिया में जो सबसे पहला बजट ब्रिटिश इंडिया में लाया गया था, 1860 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1860 में। तो मैं आप लोगों से एक चीज ये जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहले उस 1860 में बजट रिप्रेजेंट किसने किया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा, जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है,
आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें यह बात कहा गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ये ताकत दी गई कि आप इस बजट के ऊपर डिस्कशन कर सके, क्या कर सके, इस बजट के ऊपर डिस्कशन कर सके, बजट के ऊपर डिस्कशन कर सके, ये ताकत दी गई थी उनको। और एग्जीक्यूटिव से आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, किससे आप क्वेश्चन पूछे, एग्जीक्यूटिव से। यहां पर लिखा भी है मैंने, एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट पे क्वेश्चन पूछने की शक्ति किस एक्ट के थ्रू दी गई थी लेजिस्लेटिव को, ठीक है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से आपको समझना है। और किससे पूछा गया था, एग्जीक्यूटिव से। किससे पूछना था, एग्जीक्यूटिव से। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये था कि आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं या फिर पूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर पूरक क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको 1905 मॉरलेम इंटू रिफॉर्म में भी इसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। मैं आपको शुरू से ये बात समझाते आ रहा हूं कि जो जो चीजें मैं आपको क्रोनोलॉजिकली समझा रहा हूं या फिर क्रमशः समझा रहा हूं, कहीं ना कहीं पिछले वाले एक्ट से अगले वाले एक्ट का जुड़ाव है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करके और इसको समझ पाऊंगा, उनके लिए डिफिकल्टी होने वाली है। क्योंकि अभी मैं वर्ड यूज करूंगा वायसरॉय, अभी मैं कहीं कहीं वर्ड यूज करूंगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब चीजों की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब रहा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब रहा, वायसरॉय कब रहा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कब रहा। तो इन सब चीजों को थोड़ी समझदारी बनाने के लिए आप वीडियो को एक एक करके प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे करके देखें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैंने आपको बताया कि बजट पे डिस्कस करने की कैपेसिटी दी गई, पावर दी गई, किसे, लेजिस्लेटिव को। किससे क्वेश्चन पूछने के लिए, एग्जीक्यूटिव को। लेकिन क्वेश्चन आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न जिसे हम कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आप लूसेंट के क्वेश्चन, लूसेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक देखते हैं, जैसे पिछले कुछ 10 या 15 साल के एग्जाम्स का कलेक्शन दे रखा हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको एक बात शुरू में ही बता दिया था कि कांग्रेस की ओर से डिमांड आया था कि कहीं ना कहीं आप चीजों को फेयर करने के लिए आप इलेक्शन प्रोवाइड कराइए, जिससे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सके, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का। किसी से कॉन्सेप्ट लाया, इनडायरेक्ट इलेक्शन का। और कहीं पे भी इस इलेक्शन वर्ड का जिक्र नहीं हुआ है। जो नेचर, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा, उसके तरीका को उन्होंने क्या रेफर किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। मैं ये मान सकता हूं कि हाँ, इलेक्शन का बेस यहां से डेवलप हुआ, लेकिन कहीं पे भी इलेक्शन नहीं था। ये भी यहाँ पे एक तरह का नॉमिनेशन ही था, जिस तरह का नॉमिनेशन आपने 1861 के एक्ट में देखा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि आप नॉमिनेट कीजिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कीजिए। लेकिन कहां कहां, 2 जगह नॉमिनेशन होगा उनका, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्या किया जा रहा है, नॉमिनेशन किया जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं है। इस चीज को मैं बड़े ध्यान से आपको समझा देता हूं। वापस से नॉमिनेट ही किया जा रहा है, लेकिन इसको टर्म क्या दिया गया, इट वॉज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इट वॉज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। कहां से किया गया, आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेट किए गए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो कहां से किया गया। तो एक तो आपको किए जाएंगे आपको प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, इसी प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, यहां से, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या होंगे, रिकमेंड होंगे। और दूसरे कहां से होंगे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। किससे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो अगर किसी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करना है, नॉमिनेट करना है, तो वो कहां कहां से होंगे, एक हमारे होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से और दूसरे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। लेकिन पॉइंट यही खत्म नहीं हो रहा है। जब इनका नॉमिनेशन यहां से हो जाएगा, तो फाइनल जो एक्शन देना है वो किसे देना है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, जो कहां बैठा हुआ है, जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के लिए, ठीक है। और दूसरा इंडिविजुअल वायसरॉय। मैंने आपको पहले बताया था, वायसरॉय जो पद आई थी 1858 के एक्ट में आई थी, इन द वेक ऑफ 1857 ऑफ सेपॉय म्यूटिनी, ठीक है। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। और जब तक ये इन दोनों का
फाइनल जब तक एक्सेंट नहीं मिलेगा, फाइनल ये लोग नोट नहीं देंगे, तब तक ये जो इंडिविजुअल्स जो कि कहां से आ रहे हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो नॉमिनेट नहीं होंगे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, ये एक पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट, दूसरा मैंने क्या बोला आपको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि यहाँ पे प्रोविंस की बात कर रही है, प्रोविंस में जो बेस्ड थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, उसको रिकमेंड कौन करेगा? उसको रिकमेंड करेगा गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। और सेंट्रल में कौन कर रहा था? वाइसरॉय। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे वाइसरॉय। तो गवर्नर से लेके वाइसरॉय तक का हम पहुंचने की कहानी ये आपको समझाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये 3 एक्ट आप जाके समझिए, तब आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वाइसरॉय की कहानी समझ आएगी बहुत क्लियरली, क्यों आखिर इसको बनाने की जरूरत पड़ी। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसमें नॉन ऑफिशियल्स को कौन नॉमिनेट कर रहा था? गवर्नर। और किसके रिकमेंडेशन पे? ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। कौन? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स, इन सब पे। तो ये जो बेस आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? जिनको थोड़ी बहुत भी राजनीति की या फिर इंडियन पॉलिटिक्स की समझ होगी, आज के डेट में जो हमारा विधान परिषद है, क्या कुछ इसी तरीके से फ्रैक्शन में डिवाइडेड है कि 1/6 इस पर्टिकुलर से नॉमिनेट होंगे, 1/3 इस पर्टिकुलर सेक्शन से नॉमिनेट होंगे? मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन आज के समय में हमारे भारत में टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। ठीक है, और वहां पे भी इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो लोगों का नॉमिनेशन होता है वो कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो वो जो नॉमिनेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, उसका बेस कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि 1892 के एक्ट से लिया गया है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल्स नॉमिनेट हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हो रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज से हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से हो रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशन से हो रहे हैं, जमींदार से हो रहे हैं। तो इसी तरह का सेम मॉडस ऑपरेंडी या फिर कार्य करने की पद्धति हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी है। ठीक है, जब हम पहुंचेंगे विधानसभा और विधान परिषद पे, तो वहां पे इस चीज को मैं बड़े अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। और तब मैं जब इस पर्टिकुलर एक्ट 1892 को रेफर करूंगा, तो आपको चीजों की समझदारी और अच्छे से होगी। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें लिखा गया है कि जो इंडियंस है उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया बजट पे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस भी तो है ना, नॉन ऑफिशियल्स। इस चीज को हमने बड़े अच्छे से समझा है। तो जो इंडियंस थे उन्हें क्या नहीं दिया गया? वोटिंग राइट नहीं दिया गया। किस चीज पे? बजट पे। बजट पे वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पे वोट देने के अधिकार से मनाही की गई या फिर रेस्ट्रिक्टेड किया गया? तो आपको आंसर क्या देना है? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे मैंने वो टर्म यूज किया है वॉयलेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। वॉयलेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका सेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो लोग नॉमिनेट होकर जा रहे थे एज ए नॉन ऑफिशियल्स, उनका कहीं ना कहीं लोकल लोगों या फिर जनता से कनेक्शन दूर रखा गया था। और जब लोगों को यही नहीं पता रहेगा कि जो लोगों को वो नॉमिनेट करके भेज रहे हैं वो क्या काम कर पा रहे हैं, उनके बिहाफ में वो क्या बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके लोगों में आक्रोश हो गया। और उस आक्रोश के चलते क्या डेवलप हुआ? वॉयलेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड को मेंशन करने का रीजन ये रहा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नंबर्स की ओर। ये तो रहा बेसिक्स कि क्या हुआ उस एक्ट में 1892 में, क्या क्या चीजें हुई नहीं हुई। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि 1892 में जो काउंसिल थी, ठीक है, जो काउंसिल थे उसमें टोटल कितने मेंबर थे? 24। कितने? 24। और उसमें से मात्र 5 ही भारतीय थे। कितने? मात्र 5 भारतीय 1892 तक। लेकिन अब यहाँ पे एक बात रखी गई जो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें
एक चीज क्लियर कर दिया गया इस 1892 के एक्ट में कि इसमें मिनिमम 10, कितने, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 नॉन ऑफिशियल्स होने ही चाहिए। कितने, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 नॉन ऑफिशियल्स होने ही चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोला था कि कहीं ना कहीं नॉन ऑफिशियल्स के नंबर को इसमें बढ़ाया गया, तो मिनिमम कितना कर दिया गया, 10 और मैक्सिमम कितना कर दिया गया, 16। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रोविंसेस की ओर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। अगर मैं और नीचे लिख देता तो चीजें थोड़ी सी क्लियरली यहाँ पे नहीं दिख पाती, तो मैंने आपको यहाँ पे इस चीज को स्पेशली मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अब जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर का जो नंबर कर दिया गया वो कितना कितना किया गया, मैं आपको एक बार सबको बता देता हूं। बॉम्बे में कितने कर दिए गए, 8। कितने, बॉम्बे में 8, मद्रास में 20, बॉम्बे में 8, मद्रास में 20, बंगाल में कितने, 20। और ये एनडब्ल्यू का मतलब है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिम। अगर मैं इस चीज को ऐसे समझाऊं कि अगर ये भारत है, मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ को मेंशन कर दिया, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। इसमें कितने लोग थे, 15। ठीक है, कितने, 15। और ये अंत में मैंने लिखा है अवध, कौन सा, अवध, OUDH, अवध, यानी इसमें कितने थे, 15। तो ये रहा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। मैं समझता हूं कि आपकी समझदारी बढ़ी होगी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने से कि आखिर में 1892 एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा और उसके पीछे के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो क्या रहे। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 चीज बोलूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे इंडियन पॉलिटी की स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो बनाने का सबसे मेन रीजन है ये आने वाली वैकेंसीज। और फिलहाल में हमारे पास यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, बीपीएससी की एग्जामिनेशन होने वाली है। तीसरी चीज, बीपीएससी एडीईओ की वैकेंसी आई हुई है और बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है। आने वाला भविष्य में बिहार एसआई की वैकेंसी आएगी। तो मैं चाहूंगा जो जो लोग इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखें, समझें। मैं एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो भटक रहे हैं और चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है या फिर इस सीरीज के बीच में मुझे जैसे ही समय मिलेगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स के क्लैरिटी के लिए कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। शॉर्ट वीडियो होगा, कंसाइज होगा और चीजें सीधे सीधे आपको समझ आएंगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से।